तो आइए आज के क्लास में हम पाठ 12 जिसका नाम है तिरिच और लेखक का नाम है उदय प्रकाश, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा। जैसा कि आप लोग पार्ट 1 पढ़े तो उसमें लेखक के बारे में बताया गया था। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और उसको देख लें एक बार। और ये पार्ट 2 है जिसमें हम कहानी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। कहानी बहुत ही लंबी है तो इसे हम देखते हैं, अगर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट करते हैं, नहीं तो इसके 2-3 पार्ट बनेंगे जिसमें यह समाप्त होगा। तो शुरू करते हैं कहानी हम लोग। जैसा कि आप लोगों को पार्ट 1 में कहानी का थोड़ा बहुत सारांश समझा दिया गया है कि कहानी क्या है। ये कहानी है पिता और पुत्र की, और पुत्र हैं इसमें उदय प्रकाश यानी खुद लेखक हैं, और उनके पिताजी हैं प्रेम कुमार सिंह, जिनके बारे में ये कहानी कैसे उनके पिताजी की मृत्यु 24 घंटे के अंदर हो गई और उस 24 घंटे के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई, उन सारे घटनाओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो शुरू करते हैं। इस घटना का संबंध पिता से है। घटना का संबंध किससे है जी? पिता से, यानी पुत्र के द्वारा पिता के बारे में बताया जाएगा। मेरे सपने से है और शहर से भी है। ये अपने सपने की भी बात करते हैं। सपना समझते हैं ना, जो आदमी सोते हुए देखता है, सपना हर आदमी को आता है। और शहर, ये अपने शहर की भी बात करते हैं। शहर के प्रति जो एक जन्मजात भय होता है उससे भी है कि शहर में जब कोई व्यक्ति जाता है तो इंसान के अंदर कौन से डर पैदा होते हैं, उनका भी वर्णन इस पाठ में किया गया है। पिताजी तब 55 साल के हुए थे, दुबला शरीर। पिताजी कितने साल के थे? और शरीर कैसा था? दुबला था, यानी पतला था। ठीक है। बाल बिल्कुल मक्के के भुए जैसे सफेद। मक्का का भुआ देखे हैं जी? और वो भी बिल्कुल सफेद क्या है? बिल्कुल सफेद बाल है, मतलब कि बूढ़े हो चले हैं। सिर पर जैसे रुई रखी हो, मतलब बहुत ज्यादा बाल है। बाल बहुत ज्यादा है मेरी तरह, लेकिन सफेद नहीं है। ठीक है ना। वे सोचते ज्यादा थे, बोलते बहुत कम। सोचते ज्यादा थे लेकिन बोलते बहुत थे, मतलब गंभीर व्यक्ति थे। जब बोलते तो हमें राहत मिलती, जैसे देर से रुकी हुई सांस निकल रही हो। मतलब इतना देर से बोलते थे, कोई बात होता था तो जल्दी हर बात का जवाब नहीं देते थे, बहुत देर के बाद कभी बोल देते थे, तो सबको राहत मिलते थे। अच्छा ये बानी है के, मतलब कहे का अर्थ बाकी सांस अभी इनका चल रहा है। कितना लोग हम गंभीर हो जाला, बोलबे ना करे कि चल बसल का दिन के, तो सबको राहत मिलती है घर में। साथ साथ हमें डर भी लगता। हम बच्चों के लिए वे एक बहुत बड़ा रहस्य थे। रहस्य का अर्थ होता है जिसके बारे में किसी को जानकारी न हो, जिसको अपने भाषा में कहते हैं राज। लगा लगा का राज बा ये चीज के, तो राज मतलब कोई बात जो छिपा हुआ है, किसी को पता न हो, वो रहस्य होता है। तो पता नहीं है बाबूजी चुप क्यों रहते, इतना इतना कम क्यों बोलते हैं, ये सब कोई अभी जानता नहीं था। हमें पता था कि संसार की सारी भाषाएं वे बोल सकते हैं, मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। दुनिया उनको जानती है और हमारी तरह ही उनसे डरती हुई उनका सम्मान भी करती है। मतलब जिस तरह परिवार के लोग उनसे डरते हैं, उसी तरह गांव के लोग और जो भी लोग हैं उनसे डरते हैं और उनका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, इनको इज्जत करते हैं। अगला पैराग्राफ है, हमें उनकी संतान होने का गर्व था। खैर हर बच्चे को अपने माता पिता के संतान होने का क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। लेकिन बहुत संतान है जो गाली देती है, तू हमारे लिए कोयले का बड़ा है आए का कोयले बड़ा हो, पता ना उस सियान किंग हो जाला सपने मने, गार्जियन टेंशन में आ जाला, अरे हम कुछ कोयले हल ही नहीं कि हेते बड़े किंग होइले, तो जवाब दिले सा कुकुर बिलार के लेकर सियान ना हो जाला, वही सियान भइल बनी सन। तो गार्जियन के दुख लागेला, अरे कुकुले बिलार खान पोसाइल बड़ा से तनी के आए। कभी कभी वैसे ऐसा सालों में एक आध बार ही होता, वे शाम को हमें अपने साथ टहलाने कहीं बाहर ले जाते। कहते हैं साल में कभी 1-2 बार होता था कि पिताजी हम लोगों को बोलते चलो आज हमारे साथ तुम लोग कहाँ चलो, टहलने चलो कहीं। चलने से पहले वे मुंह में तंबाकू भर लेते। तंबाकू समझते हैं ना, खैनी।
खैनी गुटखा जो होता है ना, तो फिर पहले के लोग खैनी खाते होंगे, तो खैनी मुंह में भर लेते। तंबाकू के कारण वे कुछ बोल नहीं पाते थे, वे चुप रहते। जाहिर सी बात बा कि केहू तंबाकू खा ला, 5000 खा ले, शिखर खा ले, चाहे खैनी खा ले, बड़ा कम बोलला, बोलबो करते लटपटाई। और अक्सर खैनी खाए, कौन आदमी खैनी खात होके ना, ओकरा से तो पूछ दे कि चाय पी, बहु कहेला ना, चाय ना पी लेकिन खैनी ना छोड़ी। तो एकदम सीधे कह दी ना। रसगुल्ला पूछबा नु, रसगुल्ला खाए, बाटे में उ रसगुल्लो से ज्यादा मजा आवेला में जे खाला, ऐसे रसगुल्ला छोड़ देला, तू खा ला ना, तो लोग रसगुल्ला छोड़ी। हाँ, ई रहेला खैनी वाला में, बहुत नशेली चीज है ई। आ ऐसा नशा हो, सब नशा भिख मांगा बनावे चाहे ना, खैनी ना भिख मांगा बना देला। केहू रास्ता में बैठा जाई, ठीक बा, टन देना एकदम। आप देखिए, वे चुप रहते। यह चुप्पी हमें बहुत गंभीर, गौरवशाली, आश्चर्यजनक और भारी भरकम लगती। छोटी बहन कभी उनसे रास्ता में कुछ पूछना चाहती तो फौरन मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता, जिससे पिताजी को बोलना न पड़े। यानी कि एक छोटी सी बहन है जो बार बार पिताजी से क्या करती है, कुछ कुछ पूछती है, तो लेखक खुद जवाब दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? ताकि पिताजी को बोलना, अब बोलने के लिए वो खैनी थूकना पड़ेगा, और पिताजी को ये बुरा लगता था। ठीक है ना। वैसे यह काम काफी मुश्किल और जोखिम भरा होता, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा जवाब गलत हुआ तो पिताजी को बोलना पड़ जाएगा। इनको यह भी टेंशन रहता कि अगर मैं जवाब गलत दे दूंगा तो पिताजी को क्या करना पड़ेगा, अब बोलना पड़ेगा, फिर उनका खैनी थूकना पड़ेगा, फिर खैनी बनाना पड़ेगा नेक्स्ट दबाने के लिए। बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। एक तो तंबाकू की पीक निकालनी पड़ती थी। पीक समझते हैं ना? नहीं समझे? थूक, जैसा कि देखना अक्सर खैनी वाला लोग ऐसे करता है, करेगा ना, जो नहीं निकले ऐसे करके, कुछ देहो पर कुछ भूइया पूरा भर ले लो, खैनी खाए वाले के देख लिए लगी। उसको पीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं। थुकदान, थुकदान कहिए ना। फिर जिस दुनिया में वे रहते थे, वहां से निकलकर यहां तक आने में उन्हें कठिन दूरी तय करनी पड़ती थी। बताते हैं कि खैनी खा के जिस दुनिया में वो जी रहे थे, मजा ले रहे थे, अब फिर वहां से अब धो धा के मुंह तब बोलना पड़ता था, टेंशन उनको हो जाता था। वैसे बहन के सवालों में कोई खास बात नहीं होती थी। अब छोटी लड़की है, क्या पूछेगी? जैसे वह यह पूछ लेती कि सामने क्या लिखा है जी यहाँ पे, छिठले की सूखी टहनी पर बैठी उस चिड़िया को क्या कहते हैं? मैं चूंकि सारी चिड़िया को जानता था, इसलिए बता सकता था कि वह नीलकंठ है। दशहरे के दिन उसे जरूर देखना चाहिए। मेरी कोशिश रहती कि पिताजी को आराम रहे और वे सोचते रहें। मतलब छोटी छोटी सवाल पूछती है तो ये बता देते हैं लेखक। क्यों? क्योंकि पिताजी को कोई परेशानी ना हो, आराम से वो अपना खैनी खाते रहें। मेरी और माँ की दोनों की पूरी कोशिश रहती कि पिताजी अपनी दुनिया में सुख चैन से रहें। मतलब माँ भी ये प्रयास करती और मैं भी ये प्रयास करता कि पिताजी को किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। वह दुनिया हमारे लिए बहुत ही रहस्यपूर्ण थी। अभी मैंने बताया था रहस्य, मतलब ना तो माँ को पता था कि इतना वो क्यों चुप रहते हैं, और ना इन लेखक को पता है कि इनके पिताजी इतना क्यों शांत और चुप रहते हैं। क्योंकि देखिए, बोलने वाले व्यक्ति के बारे में आदमी अंदाजा लगा लेता है कि किस टाइप का है, लेकिन चुप रहने वाला आदमी के बारे में आदमी अंदाजा नहीं लगा पाता है कि खतरनाक है, कि शांत है, कि किस टाइप का है। लेकिन हमारे घर की और हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का अंत पिताजी वही रहते हुए करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि पिताजी शांत रहते थे तो घर की समस्याओं पर ध्यान उनका नहीं था। कोई भी समस्या हो, चाहे पैसे का हो या किसी भी प्रकार का, सारी समस्याओं को वो सुलझा देते थे। ठीक है ना। जैसे जब मेरी फीस की बात आई, उस समय हमारे पास का आखिरी गिलास भी गुम हो गया था और सब लोग लोटे में पानी पीते थे। गिलास समझते हैं ना? मतलब इनको फीस भी भरना है, वही में गिलास भुला गए, जब गिलास की ना हो कि सर जी के फीस दिया, पहले गिलासवे की ना जाओ। और उसके बाद सारा लोग क्या में पानी पियत रहे,
लोटा में पानी पिए में तनी उतना मजा ना आवेला। खैर पहले तो लोटा अब जल्दी केहू घरे नहीं खेलब कर, ज्यादा जी लोग घरे लोटा बरा होई, बाकी लोग घरे बरा ना मिली। काहे कि पहले घरे घर लोटा रही, लोग लोटा में पानी पियत लो। अब सबे स्टाइलिश हो गए गिलास, आ गिलासों में लोग अब शीशा के गिलास में पानी पियता है। तो गिलास गुम हो जाने के कारण सभी लोग किसमें पानी पीते हैं? लोटे में पानी पीते हैं। पिताजी 2 दिन तक बिल्कुल चुप रहे, 2 दिन तक कुछ नहीं बोले, और इनसे कहा गया था फी भरना है, लेकिन 2 दिन तक कुछ बोले नहीं। माँ को भी शक हुआ कि पिताजी फी की बात बिल्कुल भूल गए हैं, या फिर इसका हल उसके बस की बात नहीं है। लग रहा है कि पिताजी के पास पैसा नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन तीसरे दिन सुबह सुबह पिताजी ने मुझे एक पत्र लिफाफे में रख कर दिया और शहर के डॉक्टर पंत के पास भेजा। उन्होंने कहा कि ये एक चिट्ठी दिए लिफाफे में भरकर, और बोले कि एक डॉक्टर साहब पंत जी उनके पास चले जाओ, उनको दे देना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब डॉक्टर ने मुझे शरबत पिलाई, घर के भीतर ले जाकर अपने बेटे से परिचय कराया और 100-100 के 3 नोट मुझे दिए। इसका अर्थ क्या हुआ? उसमें वो लिखे होंगे कि मेरा बेटा जा रहा है, इससे 300 रुपया दे दीजिएगा, महीना फीस को जमा करना है। तो देखिए उस समय भी 300 रुपये महीना लगता था, और आज के युग में आप लोगों का इतना है तो आपको देने में हालत खराब हो रहा है। अगला पैराग्राफ है, हम पिताजी पर गर्व करते थे, प्यार करते थे, उनसे डरते थे, और उनके होने का एहसास ऐसा था जैसे हम किसी किले में रह रहे हों। किला का अर्थ क्या होता है? एक बड़ा सा घर जिसमें आदमी सुरक्षित हो। तो जो पिताजी होते थे घर पर, तो ऐसा लगता था कि हम लोग कहाँ पे हैं? एक किला में हैं, हम सुरक्षित हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि हम सभी सुरक्षा का अनुभव करते थे। ऐसा किला जिसके चारों ओर गहरी नहरें खुदी हुई हो, बुर्जें बहुत ऊंची हो, दीवारें सख्त लाल चट्टानों की बनी हुई हो, और हर बाहरी हमले के सामने हमारा किला अभेद हो। मतलब कहने का अर्थ यह है लेखक का कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हम पे असर नहीं कर सकती थी। कब? जब हमारे पिताजी हमारे पास हमारे घर पे होते थे तब। इनको ऐसा अनुभव होता है। किनको अनुभव होता है? उदय प्रकाश लेखक को। पिताजी एक खूब मजबूत किला थे, उनके परकोटे पर हम सब भूल कर खेलते थे, दौड़ते थे, और रात में खूब गहरी नींद मुझे आती थी। कहते हैं कि ऐसे किला थे जिनके चारों ओर हम खेलते थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे, और रात में उनके पास मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। लेकिन उस दिन शाम को जब पिताजी बाहर से टहलकर आए, तो उनके टखने में, टखना मने वाला ठेहुन, भोजपुरी में क्या कहा जाला? ठेहुन में पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर में गांव के कई लोग वहां आ गए। पता चला कि पिताजी को जंगल में तिरिच, यहाँ पे देख क्वेश्चन में लिखा है बिस्खापर जहरीला लिजार्ड, मतलब कि एक जानवर है सांप के जैसा, ने काट लिया है। आते हैं पिताजी, एक दिन की शाम की बात है, पट्टी उट्टी बांधा हुआ उनके पैर में। तो सारे लोग पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो बताते हैं कि तिरिच ने मुझे क्या किया है? काट लिया है। हम सब जानते थे कि तिरिच के काटने पर आदमी बच ही नहीं सकता। रात में लालटेन की धुंधली मिली रोशनी में गांव के बहुत से लोग आंगन में जमा हो गए थे। पिताजी उनके बीच थे, जमीन पर बैठे हुए। फिर पास के गांव का चिंटू भाई भी आया। वह अरंड के पत्ते और कंडे की राख से जहर उतारता था। गांव में मने ओझा गुनी होला लो, ऐसा बात नहीं, हर गांव में ही भरल पड़ल बलो। खैर जरूरियों पर रहल लोग के। तो एक चिंटू भाई नाम का लड़का है, वो आया और अरंड का पत्ता, कोई पत्ता होगा पेड़ का, और कंडा लेकर के जहर निकालने का काम करते था। ये किसी को भी तिरिच काटता तो। और जितने भी अगल बगल के लोग आंगन में सब लोग इकट्ठा हो गए थे, और बीच में कौन बैठ गए थे? पिताजी बैठ गए थे, क्योंकि प्रतिष्ठित व्यक्ति थे अपने गांव के, सबको इनका सम्मान करते थे। तो जब भी कोई अच्छे आदमी को कुछ होता है तो गांव के आसपास के लोग चले जाते हैं कि भाई क्या हुआ है, क्या हुआ है आपको? तिरिच एक बार मैंने देखा था। लेखक बताते हैं कि तिरिच एक बार मैंने देखा था। तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी चट्टानों के दिन थे और दोपहर में खूब गर्म हो जाते थे, उनमें से किसी चट्टान की दरार से निकलकर
वह पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। इन्होंने कब देखा था कि गर्मी के दिनों में आपको पता ही है कि मौसम कितना गर्म होता है, और जब गर्म होता है तो पत्थर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। उन पत्थर के दरारों से निकलकर तिरिछ पानी पीने कहाँ जा रहा था, तालाब में। तभी टाइम में इन्होंने क्या किया था, उसको देखा था। सांप भी क्या करता है, रहते रहते रहता है, जब वो परेशान होता है गर्मी से तो बाहर निकलता है घूमने के लिए। अब वो क्या जानता है कि बाहर हमारे जैसे क्रूर लोग बैठे हुए हैं जो वेट कर रहे हैं कि आवत आर व्यवस्था करे तनी। मेरा साथ थानू था, मेरे साथ कौन था, थानू। उसने बतलाया कि वह तिरिछ है, काले नाग से 100 गुना ज्यादा उसमें जहर होता है। अब थानू बताता है कि तिरिछ जो है ना, वो काला नाग से 100 गुना ज्यादा जहर रखता है अपने अंदर। उसी ने बताया कि सांप तो तब काटता है जब उसके ऊपर पैर पड़ जाए या कोई जब जबरदस्ती उसे तंग करे। सही बात है, सांप इस तरह किसी को नहीं काटता है। जब उसे लग जाएगा ना कि अब मुझे या सामने वाला मार देगा या उसे कोई ऊपर पैर पड़ जाए, तभी वो काटता है। इस तरह सांप किसी को अगर काटना चाहता तो सामने देखते हैं ना कि आता है, फिर भी वो भागने लगता है। वो चाहता है तो आपको खदेड़ने लगता है, लेकिन वो खदेड़ेगा नहीं, भाग जाएगा। लेकिन तिरिछ तो नजर मिलते ही दौड़ता है। अगर तिरिछ ने आपको देख लिया और आपकी नजर उससे मिल गई तो वो आपको खदेड़ना शुरू कर देगा। आप भागेंगे पीछे पीछे, खदेड़ना शुरू कर देगा, पीछे पड़ जाता है। उससे बचने के लिए कभी सीधे नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मोल दौड़ना चाहिए। ये बताता है थानू कि अगर तिरिछ से बचना है ना तो सीधे मत भागो, टेढ़ा मेढ़ा कभी इधर घूम जाओ, कभी दूसरा रास्ता पकड़ लो, क्योंकि उसे घूमने में परेशानी होती है। घूमने में उसको क्या होती है, परेशानी होती है, इसलिए सीधा नहीं भागना चाहिए। दरअसल जब आदमी भागता है तो जमीन पर वह सिर्फ अपने पैरों के निशान ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर निशान के साथ वहां की धूल में अपनी गंध भी छोड़ जाता है। ये बात सही है। व्यक्ति अगर चलता है तो पैर का निशान नहीं छोड़ता है, आपके शरीर का गंध भी उसमें कुछ समय के लिए रहता है। यहाँ से कौन गया है, उसकी गंध होता है, महक होता है उस मिट्टी में। तिरिछ इसी गंध के सहारे दौड़ता है। और थानू ने बताया कि तिरिछ को चकमा देने के लिए आदमी को यह करना चाहिए कि पहले तो वह बिल्कुल पास पास कदम रखकर जल्दी जल्दी कुछ दूर दौड़े, फिर 4-5 बार खूब लंबी लंबी छलांगे ले। तिरिछ सूंघता हुआ दौड़ता आएगा, जहाँ पास पास पैर के निशान होंगे वहाँ उसकी रफ्तार खूब तेज हो जाएगी, और जहाँ से आदमी की छलांग मारी होगी वहाँ आकर वह उलझन में पड़ जाएगा। वह इधर उधर तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे अगले पैर का निशान और उसमें बसी गंध नहीं मिल जाती। मतलब बताता है थानू कि तिरिछ की ये गुण है कि भागो दौड़ते हुए तो क्या करो, दौड़ते दौड़ते भागो, बीच बीच में कभी छलांग मारो। छलांग मतलब बीच में डिस्टेंस बना दो, दूरी बना दो, ताकि तिरिछ क्या होगा कि तुम्हारे एक पैर के निशान को महकेगा, फिर एक अगर पैर मिलेगा उसको महक के वहां चला जाएगा। लेकिन छलांग मारोगे तो गैपिंग हो जाएगा बीच में, वो घबरा जाएगा किधर गया, वो महक नहीं पाएगा उसको। जैसे कुत्तों में महकने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अक्सर पुलिस क्या करती है, किसी को पकड़ना होता है तो उस व्यक्ति के अगर कपड़ा मिल जाए, चाहे उस व्यक्ति का थोड़ा सा ब्लड मिल जाए, तो कुत्ते उसे सूंघ करके आदमी को पकड़ लेते हैं। अगर जमीन के अंदर हो तो लगेंगे खुद नहीं यहीं पे बैठा हुआ है, इतना उनकी महक की क्षमता तेज होती है। हमें तिरिछ के बारे में 2 बातें और पता थी। एक तो यह कि जैसे ही वह आदमी को काटता है वैसे ही वह वहां से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लुट जाता है। मतलब तिरिछ क्या होता है कि अगर किसी को काट ले तो आगे जाके पेशाब करता है और उसी में लुटाने लगता है। अगर तिरिछ ने ऐसा कर लिया तो आदमी बच नहीं सकता, अगर ऐसा काम कर दिया तो आदमी बच नहीं सकता। अगर उसे बचना है तो तिरिछ के पेशाब में लुटने से पहले ही खुद किसी नदी, कुएं या तालाब में डुबकी लगा लेनी चाहिए, या फिर तिरिछ ऐसा करने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। थानू बताता है या तो जाके स्नान कर लो किसी नदी उदी में उसके करने से पहले, या उसे वहीं पे क्या करो, मार दो। दूसरी बात यह कि तिरिछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाए। तिरिछ कब काटने के लिए दौड़ता है जी, जब उससे नजर टकरा जाए। जब तक नजर नहीं टकराएगा तब तक वह काटने के लिए नहीं दौड़ता है। अगर तिरिछ को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ। बताता है कि अगर गलती से तुमने देख भी लिया तो उससे मत देखो, उसकी तरफ भागो वहां से। उसको बिल्कुल एहसास मत कराओ कि मैंने तुम्हें देख लिया है। आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा ले, तिरिछ पीछे पीछे आता है।
कितना खतरनाक जानवर है जी। बताइए, आंख मिल गया तो मर्डर अब करेगा इसके बाद। अगला पैराग्राफ है, मैं तमाम बच्चों की तरह उस समय तिरिच से बहुत डरता था। जिस तरह सभी बच्चे डरते थे उसी तरह मैं भी क्या करता था, तिरिच से डरता था। मेरे दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र दो ही थे, एक हाथी और दूसरा तिरिच। कहते हैं कि मैं सपना देखता हूं तो हाथी, मेरे सपने में दो ही आदमी खतरनाक आते हैं, एगो तिरिच आता है, एगो हाथी। मैं दो चीजों से डरता हूँ, एगो हाथी से, एगो तिरिच से। हाथी तो फिर भी दौड़ता दौड़ता थक जाता था और मैं पेड़ पर चढ़कर बच जाता था या फिर उड़ने लगता था। बताते हैं कि सपने में क्या होता है कि हाथी जब खदेड़ता है तो मैं भागते भागते पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, चाहे आकाश में उड़ने लगता हूँ। होता है सपना में, आदमी कुछ भी कर लेता है, सपने में हर चीज संभव है, ठीक है ना। लेकिन तिरिच उसके सामने तो मैं किसी इंद्रजाल में बच जाता हूँ। मैं सपने में कहीं जा रहा होता तो अचानक ही किसी जगह वह मिल जाता, उसकी जगह तय नहीं होती थी। कोई जरूरी नहीं था कि वह चट्टानों की दरार में, पुरानी इमारतों के पिछवाड़े या किसी झाड़ी के पास दिखे। वह मुझे बाजार में, सिनेमा हॉल में, किसी दुकान या कमरे में भी दिख सकता था। मतलब देखते हैं सपने में कि कहीं भी जाते हैं ना, कहीं भी, तो इनको क्या दिखाई देता है, तिरिच दिखाई देता है। मैं सपने में कोशिश करता था कि उससे नजर न मिलने पाए। ये सपना में भी कोशिश करते थे कि इनको कौन न मिले, तिरिच। होता है, आदमी सपना भी देखता है, उसमें अपने आप को बचाता है, अगर कोई खतरा है तो भागता है। लेकिन देखना, अक्सर मैंने देखा है, पता नहीं आप लोग सपने में क्या होता है, आदमी भागता है फिर भी पकड़ा जाता है। खूब आदमी दौड़ रहा है लेकिन पीछे देख रहा है मैं वहीं पे खड़ा हूं, हम भाग काहे नहीं की पाओ। अजीब सा हाल होता है, हालत खराब कर देता है। अगर नींद टूट गया तो तब लगता है अरे यार मैं तो कौन सी दुनिया में था। उसमें आदमी पूरा प्रयास करता है, भागो भागो भागो, जान बचाओ, और पता नहीं कहां से पकड़ाई हो जाता है। मैं सपने में कोशिश करता था कि उससे नजर न मिलने पाए। ये सपना में भी डराते थे, कोहू में नजर मत मिल जाओ ना तो चल यही खदेरत हमरा के। लेकिन वह इतनी परिचित आंखों से मुझे देखता कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था और बस आंख मिलते ही उसकी नजर बदल जाती थी। वह दौड़ता था और मैं, ये कब की बात है, सपने की बात है। मैं गोल गोल चक्कर लगाता था। गोल गोल मतलब थानू जो दोस्त था उसने समझाया था कि जब भी तिरिच तुम्हारा पीछा करे तो तुम क्या करना है, टेढ़े मेढ़े और गोल गोल भागना, नहीं तो तुमको क्या करेगा, काट लेगा। जल्दी जल्दी पास पास डग भर कर अचानक खूब लंबी लंबी छलांग लगाते लगता, सपनों में भागता एकदम ही। उड़ने की कोशिश करता, किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाता, लेकिन मेरी हजार कोशिशों के बावजूद वह चकमा नहीं खाता था। वह मुझे बहुत घाघ, समझदार, चतुर और खतरनाक लगता। मुझे लगता कि वह मुझे अच्छी तरह से जानता है। उसकी आंखों में मेरे लिए परिचय की जो चमक थी, उससे मुझे लगता था कि वह मेरा शत्रु है, जिसे मेरे दिमाग में आने वाले हर विचार के बारे में पता है। लेखक को लगता था कि मेरा ऐसा शत्रु है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं कैसे भागूंगा, ये सब पहले ही जान जाता है और उसी तरह खदेड़ता भी है मुझे और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक, भयाक्रांत और बेचैनी से भरा यही सपना था। बताते हैं कि मेरे जीवन का सबसे खतरनाक अगर कोई सपना था तो वो सपना क्या था, तिरिच को देखना। किसको देखना, तिरिच को देखना। भागते भागते मेरा पूरा शरीर थक जाता, फेफड़े फूल जाते, मैं पसीने से लथपथ होकर बेदम होने लगता और एक बहुत ही डरावनी, सुनकर डालने वाली मृत्यु मेरे बिल्कुल करीब आने लगती। अब जाहिर सी बात है, कोई आदमी भागेगा तो आदमी थकेगा, फेफड़ा का फूल ही जाएगा, सांस फूलेगा तो पसीना हो ही जाएगा, ये सारा चीज इनको होता है और फिर भी वो पीछा करते करते इनके पास पहुंच जाता है। अब इनको लगता है कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता है। मैं जोरों से चीखता और रोने लगता, पिताजी को, थानू को या माँ को पुकारता और फिर मैं जान जाता कि यह सपना है। जब ये जोर जोर से चिल्लाने लगते तो ये रियल में भी चिल्लाने लगते, तो अगल बगल जो भी सोए हुए, चुप का रे, आए आऊ के नहीं का तिरिच रोला अगल बगल अब गए। सपना में होता है, बहुत लोग ना चिल्लाने लगते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। अगल बगल जो सुतल है डरा जाला, मतलब सुतल बंग से कोई हट भूता कर रहे हट,
उठ जल्दी, ठीक ना। मेरा सबसे खौफनाक, यातनादायक और भयाक्रांत बेचैनी से भरा यही सपना था। मतलब लेखक अगर किसी सपने से डरते थे तो कौन सा सपना था? तिरिच। मैं जोरों से चीखता, रोने लगता, और उसके बाद मुझे पता चलता कि ये क्या है? सपना है। लेकिन यह पता चल जाने के बावजूद मैं अच्छी तरह से जानता कि तब भी मैं अपनी इस मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु नहीं, तिरिच द्वारा अपनी हत्या से। और ऐसे में मैं अपने सपने में ही कोशिश करता कि किसी तरह जाग जाऊं। मतलब जब इनको तिरिच काटने आता ना, तो वो सपने में ही प्रयास करते कि मैं क्या हो जाऊं? जाग जाऊं। उनको पता चल भी जाता कि मैं सपना देख रहा हूं, सपने में भी उनको पता चल जाता कि मैं क्या कर रहा हूं? सपना देख रहा हूं। मैं जागने की कोशिश करता, लेकिन मैं फिर भी जाग नहीं पाता। मैं पूरी तरह ताकत लगाता, सपने के भीतर आंखें खोलकर फाड़ता, रोशनी को देखने की कोशिश करता, जोर से कुछ बोलता। कई बार बिल्कुल ऐन मौके पर मैं जागने में सफल भी हो जाता। कहते हैं कि जब मुझे तिरिच आता ना, तो मैं जान जाता कि ये सपना है, तो मैं आंख को खोलने का प्रयास करता, लेकिन मेरा आंख भी क्या होता था? नहीं खुलता था। ऐसा होता है अक्सर। ये चीज उन लोगों को अनुभव होगा जो लोग सपने देखते होंगे। जो लोग सपने नहीं देखे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि कोई मतलब बकवास चल रहा है। लेकिन जो लोग सपने देखेंगे और छुपा के रखें कि मैंने सपने देखा, वो खूब बढ़िया समझ रहे हैं, क्योंकि चोर के दाढ़ी में तीन का, ठीक है ना, चोर के दाढ़ी में तीन का। माँ बतलाती कि मुझे सपने में बोलने और चीखने की आदत है। मैंने माँ क्या बोलती थी कि तू सुतेलिस तो बड़ा चिल्ला ली। कई बार उन्होंने मुझे नींद में रोते हुए भी देखा था। ऐसे में उन्हें मुझे जगा डालना चाहिए, लेकिन वे मेरे माथे को सहलाकर मुझे रजाई से ढक देती थी। ई कहत रहे कि भला जगा देती तो एगो नीमन काम होई तो हम मुक्त हो जाती। ई अवस्था और बढ़िया से सुघरा के सुता दे, सारे मर बाबू चुप है चुप है। अरे सपना दे तो हालत खराब, पसेना पसेना भइल वही सपना, जगाओ ना हमरा के। अपनी मृत्यु बल्कि अपनी हत्या से बचने की मैं कोशिश, भागता, दौड़ता, चीखता। वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभव से जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है, जिससे मैं तिरिच से बच सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार इस अस्त्र की याद मुझे बिल्कुल अंतिम समय पर आती थी। ये बताते हैं कि अगर मुझे सपने में तिरिच से बचना था तो एक ही उपाय था कि मेरे मुंह से क्या निकल जाए? आवाज़ निकल जाए। तो कोई भी आवाज़ सुन के मुझे जगा देता था, क्या भइल बा? लेकिन क्या कहूँ, दुर्भाग्य है कि आवाज़ भी आता था जब तिरिच मुझे काट लेता था या मेरे करीब एकदम आ जाता था, मैं बिल्कुल डर गया तब आवाज़ आता था एकदम। ये नहीं कि तिरिच को देखते ही आवाज़ निकल जाता, मुझे घर वाले जगा देते और उस दिन मैं मुक्त हो जाता। तब वह मुझे बिल्कुल पा लेने वाला होता। अपनी हत्या की सांसें मुझे छूने लगती। मौत के नशे से भरे एक निर्जीव लेकिन डरावने अंधेरे से मैं घिर जाता। लगता मेरे नीचे कोई ठोस आधार नहीं है, मैं हवा हूँ। और वह पल आ जाता जब मेरे जीवन का अंत होने वाला होता। कौन सा समय आता जी? जब इनके जीवन का अंत समय आ गया होता है, इनको एहसास होने लगता है कि अब मुझे तिरिच क्या करेगा? काट लेगा और मैं मर जाऊंगा। तभी बिल्कुल इसी एक बहुत ही छोटे और नाजुक पल में मुझे अपने इस अस्त्र की याद आती। कौन सा अस्त्र? चिल्लाने वाला अस्त्र। और जोर जोर से बोलने लगता, और इस आवाज के सहारे मैं अपने से बाहर निकल आता, मैं जाग जाता। कई बार माँ मुझसे पूछती थी कि मुझे क्या हो गया था। तब मेरे पास इतनी भाषा नहीं थी कि मैं उन्हें सब कुछ एक एक चीज उसी तरह बता पाता। कहते हैं कि जब जगता तो मुझे सब चीज याद भी नहीं रहता। होता है आदमी जितना सपना देखता है, जगने के बाद उससे पूछो क्या देखे हो, तो आदमी कहता है मैंने देखा है क्या, तो सब चीज याद नहीं रहता है, आदमी भूल जाता है, बहुत सारा चीज भूल जाता है। अपनी इस समर्थता के मुझे खूब पता था, और इसी वजह से मैं एक अजीब से तनाव, बेचैनी और असहायता से भर जाता। अंत में हार कर इतना ही कह पाता, बहुत डरावना सपना था। सबको यही कहता है अरे बहुत खतरनाक रहा, तो कार ला, अरे का कहीं दिमागे पर नहीं क्या होता, लेकिन बड़ा डरावना रहा। ये सबके साथ होता है। जाने क्यों मुझे शक था कि पिताजी को उसी तिरिच ने काटा था, जिससे मैं पहचानता था और जो मेरे सपने में आता था। बताते हैं कि मेरे पिताजी को जिस तिरिच ने काटा था, शायद वही मेरे सपने में आता है। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि जैसे ही वह तिरिच पिताजी को काट कर भागा, पिताजी ने उसका पीछा करके उसे मार डाला था। अब कहानी आ जाती है फिर वहाँ पर, जब आंगन में ये लोग बैठे हुए हैं और उनके पिताजी बताते हैं कि तिरिच ने मुझे काटा, मैंने उसे पकड़कर उसे क्या कर दिया? मार दिया। तय था कि अगर वे फौरन उसे नहीं मार पाते तो वह पेशाब करके उसमें जरूर लौट जाता।
फिर पिताजी किसी हालत में भी नहीं बचते। यही वजह थी कि पिताजी को लेकर मुझे उतनी चिंता नहीं रह गई थी, बल्कि एक तरह की राहत और मुक्ति की खुशी मेरे भीतर धीरे धीरे पैदा हो रही थी। और जब ये बात घर वालों ने जाना तो लेखक के साथ साथ सभी लोग क्या हो गए, खुश हो गए कि चलो अब इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। कारण एक तो यही कि पिताजी ने तिरिच को तुरंत मार डाला था, और दूसरा यह कि मेरा सबसे खतरनाक पुराना परिचित शत्रु आखिरकार मर चुका था। अब लेखक के भी मन में आ गया था कि अब तिरिच मुझे भी परेशान सपने में नहीं करेगा, क्योंकि उसका डर अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए। क्योंकि जानते हैं ना, सपने में वही चीज़ आता है जिस चीज़ से आप डरते हैं ज़्यादातर। जैसे कोई आदमी है, उससे आप डरते हैं, पता चला कि वो आदमी मारा गया, तो उस दिन से आपका डर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसका वध हो गया था, और अब मैं अपने सपने के भीतर कहीं भी बिना किसी डर के सीटी बजाता घूम सकता था। तो सीटी बजा के घूमने का अर्थ हुआ खुशी मनाना। क्या होगा, खुशी मनाना। उस रात देर तक हमारे आंगन में भीड़ आई। पिताजी की झाड़ फूक चलती रही। कांटे के जख्म को चीर कर खून भी बाहर निकाला गया, और कुएं में डालने वाले लाल दवा, जिसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जख्म में भरा गया। मैं निश्चित था। आप लोग देखे होंगे किसी को अगर सांप काट ले तो लोग रस्सी से बांध देते हैं उस जगह को, और कितना लोग जब ओझा गुनी आता है तो उस जगह को काट कर उसमें से ब्लड निकालता है। ब्लड इसलिए निकाला जाता है, जहाँ तक जहर फैल गया होता है उस ब्लड को निकाल दिया जाता है काट करके, थोड़ा सा ब्लड, क्योंकि मुंह पर ही ज़्यादा ब्लड होता है। तो उसी तरह काट करके, और कुआं में डालने वाली दवा, कुआं में डालने वाली दवा का अर्थ हुआ कि कुआं के पानी को शुद्ध करने वाली जो दवा होती है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसका लेप क्या कर दिया गया, उनके घाव में भर दिया गया, और उसके बाद सारे लोग निश्चिंत हो गए। निश्चिंत हो जाने का अर्थ क्या हुआ कि सभी लोग अब दिमाग से फ्री हो गए, चलो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगली सुबह पिताजी को शहर जाना था। पिताजी को कहाँ जाना था, अदालत में पेशी थी। पेशी समझते हैं आप लोग, माने जज के सामने जो कोई भी गुनाहगार जाता है ना, उसको पेशी कहते हैं। उनके नाम समन आया था। समन मतलब होता है ना, मैंने कल बताया था कि एक ऐसा पत्र जिसको भेजने पर आपको जाना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में आपको वहां पे पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो आप पे बहुत ही खतरनाक कार्यवाही, आपको दोषी मान लिया जाएगा। हमारे गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर निकलने वाली सड़क से शहर के लिए बसें गुजरती थी। मतलब कि गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क था जहां से क्या गुजरती थी, बस। जैसे आप लोगों को भी अगर मान लीजिए जाना है गोपालगंज, तो आप लोग जादूपुर जाते हैं, या कोई ऐसा जगह होता है जहां पर आपको गाड़ी मिलती है कि वहां से आप पकड़ कर जाते हैं ना जी। उसकी संख्या दिन भर में मुश्किल से 2 या 3 थे। दिन भर में कई को बस जाता था, 2 या 3। गनीमत थी कि पिताजी जैसे ही सड़क तक पहुंचे, शहर जाने वाला पास के गांव का एक ट्रैक्टर उन्हें मिल गया। ट्रैक्टर में बैठे हुए लोग पहचान के थे। ट्रैक्टर 2-2.5 घंटे में शहर पहुंच जाने वाला था। अब जैसे ही सड़क पर गए तो कोनो जान पहचान के ट्रैक्टर वाला मिल गई। वो कहता है कहाँ चले के बा, तो जाए बस शहर में बैठी, ऐसे चली बस छोड़ी है बैठी, आ ट्रैक्टर में बैठा के लेके चल दे रहे। यानी अदालत खुलने के काफी पहले रास्ते में तिरिच वाली बात चली। अब जो तिरिच ने काटा था ना, वो बात चलती है। पिताजी ने अपना टखना उन लोगों को दिखलाया। पिताजी ने टखना मतलब हम ठेहुन को किनको दिखलाया, जो ट्रैक्टर में बैठे हुए थे ना, उन लोगों को दिखलाया कि देखिए कैसे मुझे तिरिच ने क्या कर लिया है, काट लिया है। और ट्रैक्टर में पंडित रामावतार भी थे। ट्रैक्टर में कौन थे, पंडित रामावतार। उन्होंने बतलाया कि तिरिच के जहर की एक खासियत यह भी है कि कभी कभी यह 24 घंटे बाद ठीक उसी वक्त, जिस वक्त पिछले दिन तिरिच काटता है, अपना असर दिखाता है। अब ये बताते हैं कि आप ज़्यादा खुश मत होइए कि आपने तिरिच को मार दिया है, इस 24 घंटे बाद इसका असर होता है। इसलिए अभी पिताजी को निश्चित नहीं होना चाहिए। ट्रैक्टर के लोगों ने पिताजी का ध्यान एक और बड़ी गलती की ओर खींचा। उनका कहना था कि यह तो पिताजी ने ठीक किया कि तिरिच को फौरन मार डाला, लेकिन इसके बाद भी तिरिच को यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए था। अब लोग समझाते हैं कि ठीक है आपने क्या किया कि तिरिच को क्या किया, लेकिन आपको उसको उस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, तो देखिए आगे है। उसे कम से कम जला जरूर देना चाहिए था। लोगों ने राय दिया कि उसको आपने क्या किया, मार दिया, उसको जला देते तो सबसे बढ़िया रहता। उन लोगों का कहना था कि बहुत से कीड़े मकोड़े और जीव जंतु रात में चंद्रा की रोशनी में दोबारा जी उठते हैं। चांदनी में जो ओस और शीत होती है उसमें अमृत होता है,
और कई बार ऐसा देखा गया कि जिस सांप को मरा हुआ समझकर रात में यूं ही फेंक दिया जाता है, उसका शरीर चांद की शीत में भोग कर दोबारा जी उठता है। बताते हैं कि बहुत सांप है जिसको मार कर फेंक दीजिए, चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी तो उसमें उन लोगों के लिए अमृत होता है, वो लोग जिंदा हो जाता है और वह भाग जाता है और फिर वह हमेशा बदला लेने की ताक में रहता है। बदला लेना समझते हैं ना, कि जिसने मुझे मारा है मैं उसे क्या करूंगा, मारूंगा। अक्सर आप लोग फिल्मों में देखते होंगे नागिन का बदला, और सीरियल भी खूब चलता है, नागिन, नागिन 1, नागिन 2, नागिन 3, नागिन 4, दुकाएगु नागिन, ठीक नहीं। तो मतलब उस सब में बदले होता है, कोई आदमी मार देता है तो दूसरा कोई बदला लेता है, यही सब चलता है, लेकिन ये सब कल्पना है। ट्रैक्टर के लोगों को शक था कि कहीं ऐसा न हो कि रात में जी उठने के बाद तिरिच पेशाब करके उसमें लौट जाए। ऐसा हुआ तो 24 घंटे बीतते बीतते ठीक उसी घड़ी के आने पर तिरिच का जानलेवा जहर पिताजी पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उन लोगों ने सलाह भी दी कि पिताजी को वहीं से वापस लौट जाना चाहिए और अगर संजोग से उस तिरिच की लाश ऊंची जगह पड़ी हुई हो तो उसे अच्छी तरह जलाकर राख कर देना चाहिए। अब लोग कहते हैं काम कीजिए, आप उतर जाइए, जाइए और उसको क्या कीजिए, पहले आप जला दीजिए, नहीं तो आप कहीं जिंदा हो गया तो आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन पिताजी ने उन्हें बताया कि पेशी कितनी जरूरी थी। यह तीसरा समन था, समन बता दिए है ना, मन तीसरा बार आ गया था कागज, अब नहीं जाएंगे तो हमारा केस खत्म हो जाएगा और हमको दोषी करार कर दिया जाएगा। और अगर इस बार वे अदालत में हाजिर न हुए तो गैर जमानती वारंट निकलने का डर था। पेशी भी हमारे उसी मकान को लेकर थी जिसमें हमारा परिवार रह रहा था। किसके लिए लड़ाई चल रही थी? मकान के लिए। पिछले 2 बार की पेशी में फीस भी नहीं दी जा सकी थी और कहीं अगर उसने लापरवाही दिखला दी और जज सनक गया तो हमारी कुड़की डिक्री भी करवा सकता था। मतलब जानते हैं क्या होता है, कोई भी आदमी केस लड़ता है ना, तो हर समय उसका टाइम फिक्स होता है कितने दिन पर आपको आपके पेश होना है। तो कितना लोग नहीं जाते हैं तो वकील को पैसा दे देते हैं, वकील जाता है और अगला डेट मांग लेता है जज से, सब मिली भगत चलता है। ये सब वकील लोगों का कमाने का तरीका होता है। वकील क्या कहेगा, काम कीजिए, क्या बार बार आइएगा, पैसा आप दे दीजिएगा 2-3 महीने का, हम जाके अपना देखते रहेंगे, फिर हो रहेगा तो आई ना तनी कुछ रुपया दे देती है वकील क्या खाती, और जीवन भर आप देते रहेंगे, केस कभी समाप्त होता नहीं है। एक वकील थे, ऐसा ही कोई केस का मसला था तो उनसे पूछा गया कि मेरा केसिया कब तक खत्म हो जाएगा, तो बोले कि मोड़ी का केस कभी खत्म होता है, कितना हो झड़ जाएगा तब वो साइड में बचा रहता है, ये चिकन कहीं नहीं होता है। तो तब तो उसी तरह ये भी केस है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो कब खत्म होगा, बस आप मर जाइएगा उस दिन खत्म हो जाएगा। अरे भाई तो कहिया तक चलेगा? तो ऐसा होता है, एक बार केस में फंस गए ना तो समझिए कितना साल का अब छुट्टी हो गया इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो केस में फंसने से आप लोग बचिएगा हमेशा। और कह रहे हैं कि अगर कहीं जज को गुस्सा आ गया तो मेरा घर कुड़की डिग्री करवा लेगा। कुड़की डिग्री मैंने उसको जब्त करा के सील कर देगा और मैं उसमें रह भी नहीं पाऊंगा, रोड पे हम लोग आ जाएंगे। विचित्र स्थिति थी। अगर पिताजी उस तिरिच की लाश को जलाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर वहीं से गांव लौट जाते तो गैर जमानती वारंट के तहत वे गिरफ्तार कर लिए जाते और हमारा घर हमसे क्या होता है, छीन जाता। मतलब ये जेल भी चले जाते, घर भी छीना जाता, अदालत हमारे खिलाफ हो जाती। लेकिन पंडित रामावतार एक वैद्य भी थे। पंडित रामावतार जी बैठे हैं ट्रैक्टर में, वो क्या थे, वैद्य समझते हैं ना आप लोग, अपने आप के एक डॉक्टर भी थे वो। ज्योतिष पंचांग के अलावा उन्हें जड़ी बूटियों की भी बड़ी जानकारी थी। उन्होंने सुझाया कि एक तरीका ऐसा है जिससे पिताजी पेशी में हाजिर भी हो सकते हैं और तिरिच के जहर से 24 घंटे बाद बच भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि चरक का निरोध इस सूत्र में है कि 20 से 20 की औषधि होता है। वो बताते हैं कि जहर ही जहर को क्या करता है, काटता है, बात सही भी है, लेकिन कौन सा जहर, जो जहर काटा है उसी जहर को दिया जाएगा तब काटेगा, दूसरा जहर देंगे तो और काम कर जाएगा। जैसे आपको किसी सांप ने काटा है, अस्पताल में जाएंगे तो डॉक्टर पूछेगा कौन सांप काटा है। अब मान लीजिए आपको काटा है गौवा सांप, आप पनिया सांप का जहर दे दिया जाए तो कोई असर नहीं करेगा, आप मर जाएंगे, ठीक है ना। तो होता ये है कि जो जो सांप आपको काटता है, सांप को देखना पड़ता है ध्यान से कौन सांप है और उसी के अंदाज पे दवा दिया जाता है। और वही दवा नहीं सेट कर पाता तो अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि सांप के काटने से लोग मर जाते हैं, सूट नहीं करेगा, तो बहुत ही कम चांस मिलने का होता है। ऐसा थोड़ा है कि अब सांप काटेगा तो बैठा रहेगा चेक कर हम कौन सांप है और जाके इलाज करेगा, तो काट के भागी वजह से। अब देखिए, हाँ,
अगर धतूरे के बीज कहीं मिल जाए तो वह तिरिस के जहर की काट तैयार कर सकते हैं। बताते हैं अमोतार जी कि अगर कहीं पर क्या मिल जाए, धतूरे का पेड़ मिल जाए तो उसका मतलब पीस करके अगर आप पी लीजिए तो आपको ये असर नहीं करेगा, कोई जहर असर नहीं करेगा। अगला और आज के लिए अंतिम पैराग्राफ है, बाकी इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगले गांव सामतपुर में ट्रैक्टर रोक दिया गया। कौन से गांव में ट्रैक्टर रोका गया? सामतपुर में। और एक तेली के खेत में धतूरे के पौधे आखिरकार खोज निकाले गए। यानी तेली जाति के कोई थे साहु जी, उनके खेत में धतूरे का पेड़ मिला। धतूरे के बीजों को पीसकर उसे तांबे के पुराने सिक्के के साथ उबालकर काढ़ा तैयार किया गया। काढ़ा बहुत कड़वा था, इसलिए उसे चाय में मिलाया गया और पिताजी को वह चाय पिला दी गई। इसके बाद सभी निश्चिंत हो गए। एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।